आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि गुप्त शासकों ने किस तरह से अपनी शासन सत्ता स्थापित की, उसको एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। शासन सत्ता स्थापित करने के साथ साथ इतनी मजबूती प्रदान किया कि आने वाले शासकों ने भी अच्छी तरह से शासन सत्ता संचालित किया। बाद के कुछ शासक जो कमजोर हुए, उनके कुछ क्रियाकलापों के द्वारा जो है शासन सत्ता का पतन होना शुरू हो गया। इन सब चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य का जो सांस्कृतिक विकास था वो कैसा था। गुप्त युग को या गुप्त साम्राज्य के जो शासन सत्ता संचालित थी उसको भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त वंश था, ये गुप्त वंश इस काल को, जब इनकी शासन सत्ता स्थापित थी, इस वंश समय को क्या कहते थे? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग। साथ में क्या कहते थे? ये क्लासिक युग भी है, क्लासिकल युग भी है। क्लासिकल युग, स्वर्ण युग, पेराक्लीज युग, इन सभी नामों से जो है इस वंश की प्रशंसा की जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो है ये गुप्त वंश वालों के समय में, इस समय के जो शासन सत्ता थी उसमें जो है सभ्यता और संस्कृत का अभूतपूर्व विकास हुआ। सभ्यता और संस्कृत का जो है अभूतपूर्व विकास हुआ। ऐसा विकास हुआ जिसके द्वारा जो है आने वाली पीढ़ी, आने वाले इतिहासकार, आने वाले शोधकर्ताओं ने यह कहा कि ये उस समय का प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा युग था। उसके लिए उन लोगों ने जो है उदाहरण दिया कि यह स्वर्ण युग है, या इसको हम कह सकते हैं क्लासिकल युग या पेराक्लीज युग है। इन्हीं सभ्यता और संस्कृत का जो अभूतपूर्व विकास हुआ उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। इन सभ्यता और संस्कृत में सबसे पहला बनता है मुद्दा प्रशासन। उस समय शासन कैसा था? किसी भी साम्राज्य की स्थापना और उसको सुदृढ़ करने में शासन सत्ता का अहम योगदान होता है। तो यह प्रशासन उस समय कैसा था? तो यह गुप्त वंश का शासन जो है प्रशासन केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत था अर्थात राजा ही सर्वोपर था, राजा ही सब कुछ था। उस समय राजा दैवीय अधिकारों से परिपूर्ण मानता था, दैवीय अधिकार से परिपूर्ण मानता था। स्वयं को क्या कहता था राजा कि हमें जो है ईश्वर प्रदत्त चीज प्राप्त है, जिसके द्वारा हम साम्राज्य के ऊपर और जनता के ऊपर शासन सत्ता चला सकते हैं। दैवीय अधिकार को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उस वंश के राजा क्या एक भारी भरकम उपाधि धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। इन राजाओं की सहायता के लिए मंत्रि परिषद होती थी। राजा अकेले नहीं शासन सत्ता चलाता था, इसकी सहायता के लिए मंत्रि परिषद होती थी। मंत्रि परिषद की सहायता से ही राजा अपनी शासन सत्ता सुचारू ढंग से संचालित करता था। मंत्रि परिषद को वेतन कैसे दिया जाता था? तो वेतन जो है नगद भी दिया जाता था, वेतन नगद भी दिया जाता था, और क्या भू राजस्व के माध्यम से भी इनको जो है वेतन दिया जाता था। नगद हो या भू राजस्व, दोनों तरीके से इस मंत्रि परिषद को वेतन भुगतान किया जाता था। क्योंकि गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़े भूभाग पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहा, और एक ही जगह से शासन सत्ता अगर संचालित की जाए तो उतनी बखूबी से शासन सत्ता संचालित नहीं की जा सकती। इसलिए गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे समझने के लिए हम यूं समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत कई प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि तरीके से जो विभाजित करके शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाई जा रही, उसी तरीके से क्या किया गुप्त वंश वालों ने भी अपने संपूर्ण साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया। जैसे हम लोगों ने प्रांतों का नाम इस समय क्या है, जैसे एक कोई प्रांत हो गया उसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसी तरीके से इनके शासन सत्ता की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई
इसको कहते थे देश। जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई इनकी थी उसको कहते थे देश। ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो देश थी इसे अमन या भुक्ति भी कहते थे। अमन भी कहते थे और इसको भुक्ति भी कहते थे। इस अमन और भुक्त पर शासन सत्ता कौन चलाता था? जो शासन सत्ता, जैसे हमारे यहाँ प्रदेश का मुखिया क्या होता है, उसको मुख्यमंत्री हम लोग कहते हैं। इस अमन या भुक्त का जो शासक होता था, संचालन करने वाला होता था, उसको क्या कहते थे? उसे उपरिक कहते थे। ये उपरिक कौन होता था? ये राजकुमार होता था या राजवंश से संबंधित व्यक्ति होता था। ये राजकुमार इस पे शासन सत्ता चलाता था या राजवंश से संबंधित कोई व्यक्ति होगा जो इस उपरिक के पद पर नियुक्त होगा। क्योंकि हमेशा जो साम्राज्य स्थापित होने के बाद जो राजाओं का शासन सत्ता थी अर्थात राज सत्ता थी, तो उस समय एक डर हमेशा बना रहता था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए जिससे हमारे साम्राज्य में टूट फूट हो जाए या कोई ऐसा शक्तिशाली शासक हो जाए जो अपनी ही शासन सत्ता स्थापित कर ले और हमारी शासन सत्ता खत्म हो जाएगी। उस डर को खत्म करने के लिए उस समय जो है इस उपरिक के पद पर चाहे राजकुमार होता था या राजवंश से सगा संबंधित हुई कोई व्यक्ति उस पर शासन सत्ता स्थापित करता था। और क्या था कि ये जो सीमांत प्रदेश थे, कौन सा? सीमांत प्रदेश। सीमांत प्रदेश, इसके शासक को, जो ये शासन सत्ता चलाने वाला व्यक्ति होता था, उसको क्या कहते थे? उसको गोप्ता कहते थे। जो सीमांत प्रदेशों का शासक होता था, सीमांत प्रदेशों का शासक होता था, उसको कहते थे गोप्ता। सीमांत प्रदेशों में जो शासन सत्ता अपनी संचालित करता था, प्रतिनिधि राजा का ही होता था, लेकिन उस प्रदेश, सीमांत प्रदेशों का शासन सत्ता देखने वाले व्यक्ति को गोप्ता कहते थे। अब जैसे मान लीजिए प्रदेश का भी, देश का विभाजन प्रदेशों में हो गया। कैसे भारत है उसका विभाजन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि प्रदेशों में हो गया। साथ में शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए इन प्रदेशों का भी विभाजन, इन प्रदेशों का जो उस समय क्या कहा जाता था, इसको देश कहते थे या अमन या भुक्त कहते थे। तो इसी तरीके से जो ये प्रदेशों का विभाजन जिलों में हो गया, हमारे भी प्रदेशों का विभाजन जिलों में है, हम समझने के लिए इसको जिला ही कहते हैं। ये विभाजन जिलों में हो गया। उस समय इस जिले को क्या कहते थे? उस समय इस जिले को विषय कहते थे। जैसे आज हम लोग जिला कहते हैं, उस तरीके से उस समय इस जिलों को जो है विषय कहा जाता था। इस विषय पर शासन सत्ता कौन चलाता था? जैसे हमारे यहाँ जिले का मुखिया कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। तो उस समय इस विषय का मुखिया कौन होता था? इसका प्रमुख कौन होता था? विषय का प्रमुख कौन होता था? विषय का प्रमुख अर्थात शासन सत्ता चलाने वाली कड़ी कौन सी थी? तो इसको कहते थे विषयपति। विषयपति, इसका अपना कार्यालय होता था। जैसे हमारे यहाँ जिलाधिकारी का अपना कार्यालय है, तो इसका भी अपना कार्यालय होता था, अपना कार्यालय है। इसकी सहायता के लिए जो है एक परिषद होती थी, विषय परिषद। इस विषय की सहायता के लिए, जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उसी तरीके से इस विषय पद की सहायता के लिए विषय परिषद होती थी। विषय परिषद, जो विषय पद की सहायता के लिए विषय परिषद होती थी, इसके सदस्यों को जो है, जो सदस्य होते थे उनको विषय कहा जाता था या महतर कहा जाता था। इस विषय का, जैसे हमारे यहाँ जिला अधिकारी के कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनको सुरक्षित रखने वाले को हम लोग क्लर्क कहते हैं। का जो प्रधान अधिकारी होता था, विषय का प्रधान अधिकारी, विषय का प्रधान अधिकारी, इसका अपना एक कार्यालय होता था। उस कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति को, अभिलेख जो होते थे उनको सुरक्षित रखने वाले के व्यक्ति को, जैसे आज के समय में इनको क्या कहा जाता है? क्लर्क। इस समय क्लर्क कहा जाता है। उस समय जो अभिलेख थे, अभिलेखों को जो सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था उसको कहते थे पुस्तपाल। अब हम लोग देखते हैं कि ये जिले के बाद जो नगर होते थे, नगर प्रशासन कैसा था? नगर का प्रशासन कैसा था?
जैसे आज है बिल्कुल उसी तरीके से उस समय भी नगर का प्रशासन था। नगर प्रशासन, नगर इसकी देखभाल करने के लिए नगर पालिकाएं होती थी। नगर जैसे पालिकाएं आज की तरह ही उस समय भी नगर पालिकाएं होती थी। इसके प्रमुख को क्या कहते थे? जो ये नगर पालिका की देखभाल करने वाला होता था उसके प्रमुख को कहते थे पुरपाल। अब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा नगर के बाद एक छोटी इकाई हमारी होती थी। जैसे हम लोगों ने आज के समय के हिसाब से देखते हैं कि जिले क्या है, ये तहसीलों में बटे हुए हैं। आज के समय में ये तहसीलों में बटे हुए हैं। शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जो जिले हैं तहसीलों में बटे हुए, उसी तरीके से ये जिले जो थे उस समय इसको जिला नहीं कहते थे, इसे विषय कहा जाता था। जिले को विषय कहा जाता। और ये जो तहसील हम लोग आज कहते कि तहसील है, उस समय क्या थे, इसको बीथी कहा जाता था। शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए अगर हम समझे तो इसी तरह से अगर अपनी भाषा में हम समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा कि जैसे जिले उस समय क्या कहे जाते थे, विषय थे। इसका प्रधान कौन होता था? विषय पद होता है, जैसे हमारे यहाँ जिलाधिकारी होता है। ये लोग, और ये जो है शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालन के लिए तहसील अर्थात बीथे में जो है इसका विभाजन किया गया था। साथ में क्या था कि अब ये जो तहसील है हमारे यहाँ तहसील, इसका भी विभाजन हुआ ब्लॉक में। शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालन के लिए इसका भी विभाजन हो गया ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक नहीं, उस समय इस ब्लॉक को क्या कहते थे? पेठ कहते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कई ग्रामों का जो समूह है, कई गांवों का जो समूह था, कई ग्राम मिलकर जो है जहां से शासन सत्ता संचालित होती थी उसको गुप्त काल में पेठ कहते थे। ये ग्राम सभा से बड़ी इकाई थी। पेठ जो थी ग्राम सभा से बड़ी इकाई है। उस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की जैसे आज भी है, क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। छोटी इकाई ग्राम सभा है। उस समय भी जो है सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ही थी। इसका शासन संचालन कौन करता था? जैसे आज भी जो है शासन संचालन कौन करता है, तो आज भी जो ये ग्राम सभा ही शासन संचालन करती है। ग्राम सभा, इसका प्रधान मुखिया दोनों एक ही नाम है, चाहे प्रधान प्रमुख होगा या जो है कहीं कहीं इसको मुखिया कहते हैं। तो उस समय जो इस ग्राम सभा का प्रमुख होता था, प्रमुख अर्थात अध्यक्ष जो होता था उसको ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक, जैसे आज मुखिया या प्रधान जी की सहायता के लिए कई सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, साथ में क्या होता है कि कुछ अधिकारी गण भी होते हैं। तो उस समय भी इस ग्रामिक की सहायता के लिए कुछ सदस्य होते थे, जैसे महतर या अष्ट इत्यादि जो है कर्मचारी इस ग्रामिक की सहायता के लिए नियुक्त होते थे, जिससे शासन सत्ता अच्छी तरह से संचालित की जा सके। गुप्तकालीन प्रशासन अगर हम तुलना करें मौर्य से और जो है गुप्तों की, मौर्य वंश और क्या है गुप्त वंश, अगर इसकी हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि ये जो शासन सत्ता थी ये मौर्यों की अपेक्षा अत्यधिक विकेंद्रीकृत थी। अब हम देखते हैं कि गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति, गुप्त काल के समय में जो समाज में कैसी स्थितियां बनी हुई थी। समाज जो गुप्तकालीन समाज था या कोई भी समाज था, सबसे छोटी इकाई जो है समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ये परिवार है। परिवार जो है ये पुरुष प्रधान था। और इस समाज में जो उस समय का समाज था, वर्ण व्यवस्था जो है फैल चुकी थी। वर्ण व्यवस्था फैलने के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। वर्ण व्यवस्था में क्या हो गया था? ये जटिल हो गया था। जटिल क्यों हो गया था कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इसमें जो चौथे पायदान पर था शूद्र था। ये शूद्र का अत्यधिक शोषण होता था उस समाज में। उस समाज में एक तरीके से एक कुछ नई उपजातियां भी उत्पन्न हो गई थी। जैसे अगर कोई भी आदमी को अपना अलग कार्य करता था तो धीरे धीरे उसे उस जाति से संबंधित कर दिया जाता था। उस समय की एक प्रमुख जाति
कायस्थ का क्या कार्य था? इसका कार्य लेखन था, ये लिखने वाला था। पेपर में कभी कभी पूछता है कि ये कायस्थ जात के रूप में कब परिवर्तित हुआ, तो ये कायस्थ जो है जात के रूप में जो है गुप्त काल में परिवर्तित हो गया। अर्थात ये कायस्थ जो है गुप्त काल में एक जात के रूप में परिवर्तित हो गया, जात हो गई। गुप्त कालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। जो गुप्त काल था उस समय जो है दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा पता कैसे हमको चला कि उस समाज में दास प्रथा प्रचलित थी? तो एक थी नारद स्मृति, गुप्त काल में एक नारद स्मृति, और एक थी बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति, इन दोनों स्मृतियों में क्या कहा गया कि ये जो दास थे इनको अस्पृश्य कार्यों के लिए रखा जाता था। ये दास अपवित्र कार्य के लिए ही रखे जाते थे, और इन दासों का जो है उस समय शोषण होता था। दास प्रथा जो थी, ये जो कोई भी कार्य नहीं करते थे समाज के लोग, ये दास उस कार्य को करने के लिए रखे जाते थे, जैसे कि नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति के माध्यम से हमको पता चलता है। गुप्त काल में अन्य समाज की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट आई। गिरावट आई। अब गिरावट कैसे आई? अगर हम देखें कि उस समाज में क्या ऐसा हो गया कि जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शुरू क्या हो गया? अल्पायु में भी शादी होना शुरू हो गई, अर्थात बाल विवाह हो गया, अल्पायु में शादी हो गई। और क्या था? पर्दा प्रथा शुरू हो गया। पर्दा प्रथा, औरतें पर्दा में रहेंगी। साथ में क्या था? इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। उस समाज की जो स्त्रियां थी उनका उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। सबसे खतरनाक चीज क्या हुआ कि उस समाज में सती प्रथा प्रारंभ हो गया। सती प्रथा शुरू हो गई। सती प्रथा मतलब उस समाज में जो पुरुष प्रधान समाज हो गया था और उसमें स्त्रियों को सती किया जाता था। जैसे हम लोग ऐसे क्यों कह सकते हैं कि 510 ईस्वी में हम लोगों ने देखा था कि एक भानुगुप्त का एरन अभिलेख था। उस अभिलेख में पहली बार जो है सती प्रथा का लिखित प्रमाण प्राप्त हुआ। अर्थात कहीं से भी कुछ लिखा हुआ अगर सती प्रथा के बारे में मिला तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला। हम कह सकते हैं कि अगर उस समाज में जो है सती प्रथा नहीं थी तो ये सती प्रथा का उल्लेख कैसे होगा? अर्थात उस समाज में सती प्रथा भी शुरू हो गई थी। अब अगला चीज है कि उस समाज में मनोरंजन के क्या साधन थे? तो मनोरंजन के जो साधन थे, पहले से ही जो मनोरंजन के साधन थे, इस समाज में भी मनोरंजन के लिए वही प्रयोग किया जाता था। और क्या? आभूषण का ये लोग प्रयोग कैसा करते थे? तो उस समाज के जो पहले के जो समाज में आभूषण थे वही इस समाज वाले भी आभूषण का प्रयोग करते थे। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। भू राजस्व व्यवस्था, अर्थात उस समय जो राजा कर लेता था, कर लेने की क्या प्रक्रिया थी? किसी भी शासन सत्ता को सुचारू ढंग से या किसी भी शासन सत्ता को अच्छी तरह से संचालन के लिए कर अहम योगदान रखते हैं। कर अर्थात जो पैसा ही होगा, धन ही होगा, तभी ऐसा शासन सत्ता स्थापित की जा सकती है कि जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव रखी जा सकती है। अगर कोई भी राजा या कोई भी शासन सत्ता पैसे से कमजोर होगी तो वो शासन सत्ता बहुत दिन नहीं चल सकती है। तो ये राजा क्या करते थे कि कर लेते थे। अब कर किससे लेते थे? तो सबसे प्रमुख साधन उस समय था कृषि। कृषि और क्या था? व्यापार था। व्यापार, उद्योग धंधे थे, पशुपालन था। इस भू राजस्व व्यवस्था में, इस कर व्यवस्था में ये कृषि जो है सबसे प्रमुख आधार था कर का। कर इससे क्यों कर लेते थे राजा? उस समय गुप्त काल में ऐसी मान्यता थी, गुप्त काल में, कि जो भूमि है उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, ये राजा होता था। अब राजा जब भूमि का मालिक है तो अगर किसी को कार्य करने के लिए अपनी जमीन देगा तो जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ भाग लेगा। तो यहां पर क्या था कि जब गुप्त काल में ऐसी मान्यता थी कि जो भी भूमि दिख रही है या जो भी जमीन है वो सब उसका मालिक कौन है? उसका मालिक राजा होता था। तो राजा जब सारे लोगों को अपनी जमीन दे देता था तो उससे कुछ कर लेता था। कितना लेता था? 1/6 से 1/4 भाग लेता था।
उस समय जो इस भूमि कर से जो है, भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसको कहते थे भाग, अर्थात ये राजा का भाग है। उस समय की एक स्मृति थी मनुस्मृति, गुप्त काल में एक चर्चित स्मृति थी मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या कहा गया कि एक प्रकार का और टैक्स लेता था, एक प्रकार का राजा जो है कर और लेता था। वो कर कैसा था कि जो प्रतिदिन लेता था राजा, किस चीज से प्रतिदिन राजा लेता था, जैसे फल हो गया, फूल हो गया और सब्जी हो गई, इनसे जो है राजा प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है कर लेता था। इसको उपहार के स्वरूप भी राजा को लोग देते थे। इसको क्या कहते थे, इसको भोग कर कहते थे, भोग कर। ये भाग और भोग, भोग ये दोनों जो है भूमि कर है, दोनों जो है ये भूमि कर है। गुप्त काल में आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए तीसरा क्या था, व्यापार। व्यापार, ये व्यापार कैसे होते थे, व्यापार के लिए उस समाज में एक संघ बनाया गया था। व्यापार के लिए एक संघ था, जिसे संघ को क्या कहते थे, श्रेणी। इस व्यापारिक संघ को जो संघ बनाया जाता था, जिसके माध्यम से व्यापार होता था। व्यापार कैसा होता था, आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। बाह्य व्यापार, ये दोनों व्यापार उस समय जो है अच्छे तरीके से चल रहे थे। बाह्य व्यापार या आंतरिक व्यापार के लिए एक संघ बनाया जाता था, संघ जिसे श्रेणी कहा जाता। इस श्रेणी का जो प्रमुख होता था अर्थात अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, उसको श्रेष्ठक कहते थे। राजा इन्हीं श्रेणियों को, इन्हीं संघों के से ही टैक्स लेता था। अब जो गुप्त काल में व्यापार होते थे, ये व्यापार जो है कैसे होते थे, तो ये थल अर्थात जमीन से भी होते थे और जल से भी होते थे, समुद्र व्यापार भी होता था। तो उस समय प्रमुख बंदरगाह कौन था, गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह जहां से व्यापार काफी प्रचुर मात्रा में किए जाते थे, तो प्रमुख बंदरगाह जो था ताम्रलिप्ति, यह प्रमुख बंदरगाह था। जैसे आज हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। उसी तरीके से ये बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति थे। और प्रमुख स्थान कौन ऐसा था कि जो उद्योगों के लिए काफी लाभदायक था, तो वह प्रमुख स्थान था, प्रमुख स्थल था उज्जैन। उज्जैन जो है उस समय व्यापार के लिए अच्छा माना जाता था। अगर व्यापार अच्छा व्यापार करना है, अगर किसी से भी व्यापार अच्छा करना है और अच्छी कमाई करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मुद्रा रखनी पड़ेगी। तो उस समय व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग होता था। मुद्रा हम लोगों ने जैसे पहले ही देख लिया था कि सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है गुप्त वंश वालों ने चलाया। एकदम बाद में इनके सिक्के में अत्यधिक गिरावट आ गई, लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का इन्होंने ही चलाया था। तो ये व्यापार के लिए जो हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे गुप्त काल के जो शासक हुए, गुप्त काल के शासक हुए, इन लोगों ने कैसा शासक सिक्का चलाया था, गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने चांदी, सोना और तांबा सभी प्रकार के सिक्के चलाए। अब जैसे इनके सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और चांदी के, सही बिल्कुल, चांदी के सिक्के को रूपक या रूपक कहा जाता था। लेकिन उस समय का एक विद्वान था फाहियान। फाहियान ने क्या कहा कि जो आपस में व्यापार होते थे, आपस में अर्थात आंतरिक व्यापार में जो है इन दिनार और रूपक या तांबे के सिक्के के लिए जो मासक होते, उनके अलावा जो है कौड़ियों का प्रयोग होता था। लोग आपस में लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में एक ऐसी प्रथा का विस्तार हुआ जो कि सातवाहनों के शासन सत्ता से ही चली आ रही थी। कौन सी थी, भूमिदान। इस भूमिदान का जो है प्रसार गुप्त काल में अत्यधिक हो गया। इसे भूमिदान के माध्यम से ही जो बाद में सामंतवाद का उदय हुआ। डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि ये जो भूमिदान था,
इसी के कारण ही सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद अर्थात छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ। अगर कोई शक्तिशाली शासक है तब सामंत लोग दबे होते थे, लेकिन अगर कोई शासक कमजोर हो गया तो ये सामंत जो अगर कोई मजबूत सामंत होता तो धीरे धीरे एक बड़े भूभाग पर शासन सत्ता स्थापित कर लेता था। यह सातवाहनों ने, इस भूमदान को सातवाहनों ने शुरू किया, सातवाहनों के शासन सत्ता में शुरू हुई थी। हमको ये पता कहां से चलता, तो ये पता चला कि जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों का अभिलेख मिला है। सातवाहनों का अभिलेख मिला है, उसमें अभिलेखों में ही वर्णन है कि सातवाहन वाले जो हैं, सातवाहन शासक भूमि का दान करते थे। भूमि का दान करते थे, अर्थात भूमि दान की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की, तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले भूमि दान की प्रथा शुरू की। और क्या हुआ कि जब इन लोगों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमि दान देने की प्रथा शुरू कर दी, तो ये 5वीं शताब्दी आते थे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इस भूमि दान की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ लिया और 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसने क्या किया कि ये पूर्णता प्राप्त कर लिया। अर्थात अब सभी लोग भूमि दान करना शुरू कर दिए। पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, आप स्वेच्छा से आप भूमि दान कर सकते हैं। समय के एक विद्वान थे डॉक्टर आर.एस. शर्मा, डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने क्या कहा कि ये जो भूमि दान है ये सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है, सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण है। इस प्रकार गुप्त काल के अंतिम दिन में पेपर में कभी कभी पूछता है कि सामंतवाद का प्रचुरता से कब जो है प्रचलन हो गया, तो गुप्त काल के अंतिम दिनों में सामंतवाद का उदय हो गया। कब? 6वीं शताब्दी में। देखते हैं गुप्त काल में धर्म कैसा था। धर्म हम लोगों ने देखा कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय था। जैन धर्म साथ में बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय था। लेकिन बाद में एक ऐसी शासन सत्ता आती है, एक ऐसा समाज शासन सत्ता स्थापित करता है जिसको हम कहते हैं गुप्त वंश। एक वंश ने शासन सत्ता स्थापित की, गुप्त वंश। इसने क्या किया कि इसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ इसने वैष्णव धर्म को जो है बढ़ावा दे दिया। वैष्णव धर्म को कैसे इसने बढ़ावा दिया कि इसने कहा कि ये वैष्णव धर्म जो है ये गुप्तों का राजकीय धर्म होगा, ये राजकीय धर्म है। गुप्त वंश का कौन सा राजकीय धर्म है? वैष्णव धर्म जो है गुप्त वंश का राजकीय धर्म है। साथ में इसने क्या कहा कि जो हमारा राजकीय चिन्ह होगा, गुप्त वंश के शासकों ने क्या कहा कि जो हमारा राजकीय चिन्ह होगा कौन सा होगा, तो ये जो विष्णु का वाहन था जिसमें विष्णु भगवान सवारी करते थे उनका जो है राजकीय चिन्ह बना लिया। कौन सा था? गरुड़। गरुड़ को जो है इन लोगों ने, गुप्त वंश वालों ने राजकीय चिन्ह बनाया। लेकिन एक चीज था कि ये जो गुप्त वंश वाले थे किसी भी धर्म को जो है आलोचना नहीं करते थे या किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करते थे। जैसे उस समय भी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म के आसानी से पूजा अर्चना करते थे। तो जैसे धर्म में था, हम लोगों ने देखा कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। मथुरा कला और गांधार कला में हम लोगों ने देखा कि अधिकांशतः जो मूर्तियां बनती थी वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। बौद्ध धर्म से संबंधित ये मूर्तियां बनती थी। इस युग में अर्थात गुप्त काल में हिंदू धर्म से भी संबंधित मूर्तियां बनना शुरू हो गई।
लेकिन हम लोगों ने देखा कि इतिहास में मूर्तियां तो बनती थी, पहले से ही मूर्तियों का जो है कुछ ना कुछ पता चलता था, लेकिन कहीं से भी मूर्ति को स्थापित करने का जानकारी नहीं है। जो मूर्ति बनती थी इसको स्थापित करके पूजा करने की परंपरा जो है नहीं पता चली, पूजा करने की परंपरा नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण का परंपरा का पता नहीं चल पाया था। लेकिन गुप्त काल में जो है इस मूर्ति को स्थापित करके पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हुई। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हो गई थी, कौन कौन से मंदिर गुप्त काल में निर्मित हुए थे, जहां से पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं कि ये मंदिर किसने बनवाया या ये मंदिर कहां पर स्थापित है। तो ये हम अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।